हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जीवन कौशल का पार्ट 4 और इस वीडियो में हम टॉपिक जो कवर करेंगे वो है मानवीय और संवैधानिक मूल्य। मानवीय और संवैधानिक मूल्य जो आपका टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 3 पार्ट में ऑलरेडी बना चुका हूं और उन 3 पार्टों में मैंने 2 टॉपिक कवर कर लिए हैं। एक तो जीवन कौशल क्या होते हैं, जीवन कौशल के प्रकार, और दूसरा टॉपिक मैंने कवर किया था अभिप्रेरणा। और आज पार्ट 4 है, इसमें हम कवर करेंगे मानवीय एवं संवैधानिक मूल्य। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि आखिरकार ये मूल्य होते क्या है। देखिए, मूल्य का जो सीधा सीधा अर्थ होता है सत्य। जैसे सत्य है, अगर कोई व्यक्ति सत्य के मार्ग पे चल रहा है तो सत्य क्या हो जाएगा, उसका मूल्य हो जाएगा। सत्य है, अहिंसा है, ठीक है, सत्य, अहिंसा, शांति, सहयोग, ईमानदारी, आदर, ये सभी क्या होते हैं, ये आपके मूल्य होते हैं। ठीक है, ये तो हमने जनरली एक सामान्य सा अर्थ हमने डाल लिया, ये हमारे मूल्य हैं। ठीक है, मूल्य का मतलब ये हमारी वैल्यूज हैं जो जिससे आप लोगों की एक पहचान बनती है। अगर आप सत्य के मार्ग पे चल रहे हो तो आपकी एक पहचान बन जाएगा सत्य। जैसे महात्मा गांधी हमेशा सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चलते थे तो उनकी एक पहचान बन गई थी। तो मूल्य क्या होते हैं, वास्तव में लोगों की पहचान बनते हैं। ठीक है, तो जनरली अगर मीनिंग देखा जाए मूल्यों का, तो मूल्यों का जनरली मीनिंग क्या हो जाएगा, सत्य, अहिंसा, शांति, सहयोग, ईमानदारी, ये सब क्या है, ये वैल्यूज हैं, एक व्यक्ति की एक मूल्य है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि भाई संवैधानिक मूल्य क्या है। ये एक नई चीज क्या है, संवैधानिक मूल्य क्या हो गए। देखो, आप एक चीज मुझे बताओ भाई, मूल्य है क्या आपके। मूल्य आपकी एक ऐसी वैल्यूज हैं, ऐसे शब्द हैं जो आपको जीने का तरीका सिखाते हैं कि आपको जीना कैसे है, वास्तव में आप दुनिया में जियोगे कैसे। मतलब अगर आप इन चीजों को अपनाओगे तभी आप एक सम्मानजनक जीवन अपनी लाइफ में जी सकते हो। ठीक है, अब बात आती है कि भाई चलो ठीक है, मूल्य तो हमारी लाइफ में आ गए, लेकिन इस संवैधानिक मूल्यों की क्या जरूरत पड़ी और ये वास्तव में होते क्या है। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, अगर सपोज करो कि ये अगर हम इस पृथ्वी पर अगर कोई भी नियम नहीं बने होते, कोई भी संविधान नहीं बना होता, तो हम इस पृथ्वी पर सरवाइव तो कर पाते, लेकिन जिस तरीके का जीवन अभी हम जी रहे हैं उस तरीके का जीवन नहीं जी पाते। कहने का मतलब यह है कि भाई अगर सपोज करो कि संविधान नहीं होता तो भाई कोई भी जमीन किसी की नहीं होती और कोई भी किसी की जमीन पर कब्जा कर लेता, कोई भी किसी की जमीन पर खेती कर लेता, लोग आपस में झगड़ते लड़ते, और कोई भी मतलब जो संसाधन होते और कोई जो अच्छा वर्ग होता, एक वर्चस्व वर्ग होता, वो ही सभी संसाधनों पर काबू कर लेता। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, अभी अगर मान लो आप किसी को मार दो, किसी का खून कर दो, तो आपको भाई सजा मिलती है। ठीक है, सजा मिलती है, क्यों मिलती है, क्योंकि एक नियम बनाया गया है, एक कानून बनाया गया है, उन्हीं कानूनों को हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, और उन्हीं कानूनों को हमें फॉलो नहीं करते, जिस सारी दुनिया उन कानूनों को फॉलो कर रही है, और प्रत्येक देश का अलग अलग संविधान है, अलग अलग नियम है। पर कोई भी इन कानूनों को, इन मूल्यों को फॉलो करने से मना नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब हुआ क्या कि संविधान सिद्धांतों, नियमों और प्रक्रियाओं का ऐसा समुच्चय है, ऐसा सेट है जिसके आधार पर हम आम सहमति विकसित करते हैं। कहने का मतलब है कि ऐसे नियम बना दिए गए हैं संविधान में, सिद्धांत बना दिए गए हैं ऐसे जिस पर सभी लोग सहमति व्यक्त की है, सभी लोगों ने सहमति व्यक्त की है, क्योंकि वो वास्तव में नियम हमारे भलाई के लिए बनाए गए हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उस पर सहमति व्यक्त करते हैं। ठीक है, और लोग चाहते हैं, जनता चाहती है कि देश का शासन इसी सहमति के आधार पर संचालित हो, और देश ये चाहता है, यानी देश की जनता ये चाहती है कि जो भी संविधान के नियम बनाए गए हैं और उसका जो शासन हो वो इसी आधार पर क्या हो, संचालित हो। ठीक है, तो इस प्रकार के आदर्शों को, जो इस प्रकार के आदर्श होते हैं, इस प्रकार के जो मूल्य होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, संवैधानिक मूल्य कहते हैं। समझ में आया, संवैधानिक मूल्य क्या हो गए, एक ऐसे मूल्य, एक ऐसे नियम, ऐसे सिद्धांत जिन पर देश की जनता आम सहमति व्यक्त करती है, और प्रत्येक मतलब देश ये चाहता है कि जो जनता है वो इन्हीं नियमों के आधार पर जो है संचालित हो, यानी शासन जो किया जाए वो इन्हीं नियमों के आधार पर किया जाए। तो ये संवैधानिक मूल्य हो गए, इतनी सी बात समझ लो बस। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो, प्रमुख संवैधानिक मूल्यों की बात करें कि कौन कौन से संवैधानिक मूल्य यहाँ पर
हमें पढ़ने हैं। तो देखो संवैधानिक मूल्य बात करें तो पहला जो संवैधानिक मूल्य आता है वो है आपका संप्रभुता। पहला संवैधानिक मूल्य क्या है आपका? संप्रभुता आपका पहला संवैधानिक मूल्य है। अब संप्रभुता होती क्या है इसके बारे में बात करेंगे। भाई संप्रभुता का मतलब यह होता है, अगर हम सिंपल सिंपल बातों बता दूं कि भारत यानी इंडिया में अगर संप्रभुता है तो भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में किसी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं है। हाँ, तो 1947 से पहले आपने देखा होगा कि भारत हमारा देश जो था वो अंग्रेजों का गुलाम था। ब्रिटेन से नियम बन करके आते थे, भारत पे डायरेक्टली आकर के थोप दिए जाते थे और भारतीयों को वो फॉलो करने पड़ते थे। तो कहने का मतलब ये था कि 1947 से पहले हमारे देश पर अंग्रेज शासन किया करते थे, बाह्य हस्तक्षेप था, बाहर की कंट्रीज आकर के अपने नियम बना रही थी। लेकिन 1947 के बाद जब हमारा संविधान बना, ठीक है, संविधान सभा बैठी तो उन लोगों ने कुछ ऐसे नियम बनाए, तो उनमें एक नियम था, एक मूल्य था संप्रभुता। संप्रभुता क्या है? संप्रभुता यह है कि भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में किसी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं होगा। सिंपल सी बात है कि भारत जो भी निर्णय लेगा वो स्वयं लेगा। भारत को राजनीतिक निर्णय लेने में पूर्ण स्वतंत्रता है, सर्वोच्च सत्ता इसके पास है। यह भारत बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के अपने बारे में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। यही क्या है? हमारा संप्रभुता है। भाई हम नियम हमें बनाना है तो हम किसी देश से नहीं पूछेंगे जाकर के हम क्या नियम बनाए, हम खुद नियम बनाने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा समाजवाद। देखो अगला जो मूल्य आपका आ जाएगा संवैधानिक मूल्य वो है समाजवाद। तो समाजवाद क्या होता है? देखो समाजवाद, जो समाजवादी जो शब्द है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें जोड़ा गया था। ये भी ध्यान रखना, हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि समाजवाद शब्द जो है संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा उद्देशिका में शब्द को जोड़ा गया था। तो यहां पर जो समाजवाद है, तो समाजवाद किस पर आधारित है? नेहरू जी की अवधारणा पर आधारित है। अब समाजवाद होता क्या है? तो समाजवाद वो ऐसी अवधारणा है जिसमें व्यवस्था में उत्पादन के प्रमुख साधनों पर सरकारी नियंत्रण होता है। कहने का मतलब है अगर कोई भी कंपनी इंडिया में काम करेगी तो भाई उस पर जो रूल लगाए जाएंगे, उस पर जो एक्ट लगेंगे वो कौन बनाएगी? वो इंडियन गवर्नमेंट बनाएगी। कोई भी प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है वो किसके नियंत्रण में होगा? वो सरकार के नियंत्रण में होगा। ठीक है, समाजवाद का मतलब यह है, समाजवाद आधारित है कल्याण की भावना पर। किस पर आधारित है? कल्याण की भावना पर आधारित है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी आकर के अपनी मनमानी करके इस तरीके से मतलब क्या प्रोडक्शन हो रहा है वो नहीं छुपा सकती। समाजवाद का मतलब यह है कि जो भी चीज चल रही है हमारे भारत में उस पर इंडियन गवर्नमेंट अपनी नजर बनाए हुए है। इसी को हम क्या कहते हैं? समाजवाद कहते हैं। ठीक है, तो देश में सभी तरीके की असमानता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई नीतियां एवं राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के आधार को समाजवाद कहते हैं। वही बात होगी भाई, नीतियां किस लिए होती है? समाज कल्याण के लिए होती है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व किस लिए है? समाज कल्याण के लिए। तो भाई कहने का मतलब यह है कि अर्थात देश की सरकार यह प्रयास करेगी कि देश का प्रत्येक वर्ग का कल्याण हो। तो ये हमारा क्या कहलाता है? समाजवाद कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया? या हम ये कह सकते हैं कि देश के भौतिक साधनों का यथासंभव समानता के आधार पर वितरण होगा। धन का संकेंद्रण कुछ हाथों में नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि जो भी साधन उपलब्ध है, भौतिक साधन उपलब्ध है, कोशिश ये की जाएगी कि प्रत्येक वर्ग जो है को समान आधार पर वो चीजें वितरण की जाए। समाजवाद में कोशिश ये की जाती है कि जो जनता है, गरीब वर्ग के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो उनका स्तर ऊपर उठ सके, वो बड़े जो अच्छे वर्ग के लोग हैं उनके बराबर पे आ सके। ठीक है, तो सरकार एक ऐसी योजना, कुछ ऐसी नीतियां बनाती है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसको हम समाजवाद के अंतर्गत लेके आते हैं। अगला देखिए, अगला क्या है हमारा? पंथ निरपेक्षता। तो ये पंथ निरपेक्षता हमारा तीसरा हो गया। तो इसमें क्या है? ये भी क्या है? देखो पंथ निरपेक्षता शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, अब ये है क्या कि भाई हमारा देश किसी एक धर्म या किसी धार्मिक सोच से निर्देशित नहीं होता। सभी नागरिकों को किसी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक प्रदान करता है। कहने का मतलब यह है कि भाई हमारा देश जो है वो किसी एक धर्म के आधार पर संचालित नहीं होता है। कोई भी धर्म, कोई भी किसी भी धर्म के लोग हमारे देश में रह सकते हैं और सभी धर्मों को, प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उनका आचरण करने,
आचरण करने मतलब जो उनकी उसकी नीतियां होती है धर्म की, उसकी नीतियों को फॉलो करने, ठीक है, प्रचार प्रसार करने का मतलब उनका प्रचार करने का हक प्रदान करता है सभी धर्मों को। इसको हम क्या कहते हैं? पंथ निरपेक्षता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला क्या है? लोकतंत्र। देखो लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र और गणतंत्र में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं इसमें बता दूं। देखो लोकतंत्र का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि जनता देश के शासकों का चुनाव करती है। कहने का मतलब ये है कि भाई देश पे जो शासन कर रहे हैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उनका चुनाव कौन करेगा? जनता करेगी। और इसमें अब्राहम लिंकन ने कहा भी है कि लोकतंत्रात्मक शासन जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा स्थापित शासन है। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसा देश जिसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि यहां पर शासन करते हैं। ठीक है, अगला देखिए, गणतंत्र का मतलब क्या है? गणतंत्र का मतलब होता है सीधा सीधा कि गणतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है, ये गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब यह है कि भाई जो राष्ट्र का अध्यक्ष है वो वंशानुगत नहीं होगा। भाई जो हमारे देश का राजा है वो वंशानुगत नहीं होगा। पहले क्या होता था कि भाई राजा का पुत्र राजा बनता था, फिर राजा के पुत्र का पुत्र फिर राजा बन गया, लेकिन अब ऐसा नहीं है। देश का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति का पद वंशानुगत नहीं होता, आपको पता है कि निर्वाचित होकर आता है। और राष्ट्रपति भाई कोई भी बन सकता है, कोई भी सामान्य व्यक्ति बन सकता है। ऐसा नहीं है राष्ट्रपति के जो बेटे बेटी होंगे वही राष्ट्रपति बनेंगे, भाई कोई भी राष्ट्रपति बनने के योग्य है। आगे बढ़ते हैं, न्याय की बात करने। अगला क्या है? न्याय। कि संविधान सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था करता है। भाई संविधान ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, सभी के लिए क्या है? संविधान समान, सभी के लिए न्याय जो रहेगा वो समान रहेगा। ठीक है, तो कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? भाई 3 प्रकार के न्याय की बात इसमें की गई है। कौन कौन से न्याय है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता। देखो स्वतंत्रता क्या होती है? भाई सभी को पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है इसमें। कहने का मतलब यह है जैसे विचार करने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता, विश्वास करने की स्वतंत्रता, धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, तो कई प्रकार की यहाँ पे जो है आपको फ्रीडम्स दी गई है। अगला देखिए, अगला है समानता। सभी को समान अधिकार। कहने का मतलब यह है कि सभी को यहाँ पर प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता दी जाएगी। कहने का मतलब यह है कि भाई जो समानता का अधिकार है तो वो आपका अगर देखा जाए मूल अधिकार है। तो यहाँ पे देखो 14 to 18 ये आपको समानता का अधिकार ही बताता है। ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो है संविधान की नजरों में, कानून की नजरों में सभी व्यक्ति क्या है? समान है। तो ये क्या है? आपका समानता का वो यहाँ पे आ जाता है सिद्धांत। ये समानता हमारा क्या हो जाता है? एक संवैधानिक मूल्य हो जाता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है बंधुता। ये तो सभी को पता है कि भाई भाईचारे की भावना। ठीक है, तो हमारा जो प्रस्तावना में जो भारत के लोगों के बीच भाईचारा स्थापित करने की जो बात की गई है, मूल्य को बढ़ावा देने की जो बात की गई है, ठीक है, तो वो हमारे किसमें की गई है? संविधान में की गई है। तो कहने का मतलब संविधान किसकी बात करता है? बंधुता की बात करता है। तो बंधुता भी हमारा क्या है? एक मूल्य है एक तरीके से। ठीक है, अगला देखिए, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। भाई राष्ट्र की एकता और अखंडता संविधान किसकी बात करता है? राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात करता है कि जो प्रत्येक यहाँ इस संविधान में जो प्रत्येक राज्य होगा भाई वो अपना अलग देश नहीं बना सकता। आपको पता है कि अगर जैसे मान लो आप अभी यूपी में रह रहे हो तो यूपी का अपना अलग संविधान है नहीं, और ना ही अलग हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर बात की गई है एकता और अखंडता की। मतलब आप जो है अब भारतीय संघ से अलग नहीं हो सकते, भारतीय संघ से अलग नहीं हो सकते। संविधान सभी राज्यों पर लागू होगा। ठीक है, तो राष्ट्र की एकता और अखंडता की यहाँ पर बात की गई है। भाई पहले आपने देखा होगा कि रियासतें हुआ करती थी तो वो उनके अलग अलग नियम हुआ करते थे, लेकिन भारत देश एक ऐसा देश है जिसमें बात की गई है एकता की, जिसमें बात की गई है अखंडता की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय शांति एवं न्याय संगत अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था। आपको पता है कि भाई जो हमारा जो देश है वो बात करता है किसकी? अंतरराष्ट्रीय शांति की बात करता है, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, न्याय संगत अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की बात करता है। आपने ये देखा होगा कि यहाँ पर संविधान जब बना था तो संविधान में कई सारे प्रावधान किए गए थे। जैसे इसमें अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया था। राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने के लिए भी इसमें बात की गई है।
ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का मध्यस्थता द्वारा निपटारा करने के का प्रोत्साहन के लिए भी इसमें बात की गई है। आपने देखा होगा कि भारत कभी भी पाकिस्तान पर पहले अटैक नहीं करता भाई। वो किसमें विश्वास रखता है? वो शांति और न्याय संगत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में विश्वास करता है। ठीक है, तो ये हो गई आपका एक मूल हो गया अंतर्राष्ट्रीय शांति व न्याय संगत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। अगला है मौलिक कर्तव्य। भाई मौलिक कर्तव्य भी, ये आपने देखा होगा, मौलिक कर्तव्य जो दिए गए हैं संविधान में, दो चीजें दी गई है। देखो, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार। तो मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं, मौलिक अधिकार क्या है? देखो भाई, मौलिक अधिकार ये होते हैं जो सभी व्यक्तियों को मिले हुए हैं, और इनके अगर इनका हनन होता है तो आप जो है आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर के वहां पे अपना क्लेम कर सकते हो। मतलब ये इनफोर्सेबल है, प्रवर्तनीय है। आप इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हो। लेकिन मौलिक कर्तव्य, आपको पता है कि 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जैसे प्रत्येक बच्चे को मतलब पेरेंट्स जो है, माता पिता, ये प्रयास करेंगे कि उनके प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रगान या राष्ट्रध्वज का सम्मान किया जाए। ठीक है, पर्यावरण के प्रति लोग अपनी आस्था रखें, मतलब पर्यावरण को गंदा ना होने दें। तो ये सब क्या है? ये आपके मौलिक कर्तव्य है। मतलब मौलिक कर्तव्य एक तरीके से ये आपके ये बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या चीज फॉलो करनी है देश को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये भी क्या है कि आपका संवैधानिक मूल्य है, आपको मौलिक कर्तव्य मानने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है व्यक्ति की गरिमा। अगला क्या आ जाता है? व्यक्ति की गरिमा आ जाती है। ठीक है, तो व्यक्ति की गरिमा का मतलब क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित बनाए रखने के लिए जो है यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए? प्रत्येक व्यक्ति को ये चाहिए कि वो संविधान के नियमों का पालन करे। जो भी संविधान के अगर नियमों का उल्लंघन करेगा तो फिर क्या होगा भाई? तो उसको उसी हिसाब से दंड दिया जाएगा, दंड का प्रावधान भी किया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति को अपना जीवन यापन जब करना चाहिए तो संविधान के नियमों को ध्यान में रखते हुए जीवन यापन करना चाहिए। मतलब प्रत्येक व्यक्ति की समान भागीदारी होनी चाहिए संविधान में। भाई आपको पता है कि एक चोर चोरी कर रहा है, ठीक है, तो आप उसको अगर देखोगे तो आप उसको समझाओ, भाई उसको बताओ। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक व्यक्ति जो होता है भागीदार होता है किसका? संविधान को फॉलो कराने के लिए। ठीक है, तो ये चीज हो गई आपकी व्यक्ति की गरिमा। अब देखो, ये तो हमारे थे संवैधानिक मूल्य। अब हम आ जाते हैं किस पर? आ जाते हैं मानवीय मूल्य पर। मानवीय मूल्य क्या होते हैं? देखो, मानवीय मूल्य सिंपल सी बात है, ये आपके सामने रहे मानवीय मूल्य, और ये कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, देखो मानवीय मूल्य कौन से होते हैं? सत्यता है, प्रेम व सेवा की भावना है, शांति है, अहिंसा है और न्याय है। ये सारे आपके क्या हैं? ये आपके मानवीय मूल्य हैं। हाँ, तो देखो, ये मानवीय मूल्य की अगर हम बात करें तो देखा जाए तो मूल्यों के दो प्रकार को हम इस पे बांट सकते हैं मानवीय मूल्यों को। एक तो होते हैं सकारात्मक मूल्य, दूसरे होते हैं नकारात्मक मूल्य। सकारात्मक मूल्य क्या होते हैं? जैसे अहिंसा है, शांति है, धैर्य है, ये क्या है? आपके सकारात्मक मूल्य। नकारात्मक मूल्य क्या है? जैसे हिंसा, अन्याय, कायरता, ये क्या है? आपके नकारात्मक मूल्य। ठीक है, अगर आप देखो तो विषय क्षेत्र के आधार पर भी मानवीय मूल्यों को बांट सकते हो। जैसे सामाजिक मूल्य की अगर हम बात करें तो अधिकार सामाजिक मूल्य होता है, कर्तव्य, न्याय, ये क्या है? आपके सामाजिक मूल्य। मानव मूल्य कौन से हो गए? नैतिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य, मानव मूल्य होते हैं। ठीक है, और अगर हम देखें नैतिक मूल्य कौन कौन से हैं तो नैतिकता में न्याय और ईमानदारी आ जाती है। आध्यात्मिक मूल्य कौन कौन से होते हैं? शांति, प्रेम, अहिंसा, ये क्या है? आपके आध्यात्मिक मूल्य। भौतिक मूल्य कौन कौन से हैं? भौतिक मूल्य भी होते हैं भाई, भोजन, मकान, वस्त्र, ये क्या है? आपके भौतिक मूल्य। ठीक है, सौंदर्यात्मक मूल्य भी होते हैं, जैसे आपकी प्रकृति, कला, मानवीय जीवन, ये क्या है? आपके सौंदर्यात्मक मूल्य। मनोवैज्ञानिक मूल्य भी है, प्रेम व दया, ये आपके क्या है? मनोवैज्ञानिक मूल्य। तो इस तरीके से ये आपके क्या होते हैं? मूल्य होते हैं। और सभी को इन सभी के बारे में पता होगा। भाई सत्यता क्या होती है? सत्यता का क्या मतलब होता है? सत्य बोलना। भाई अगर प्रत्येक व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलेगा तो उसका आचरण अच्छा होगा, लोग उसको अच्छा मानेंगे, लोग उसका सम्मान करेंगे। महात्मा गांधी को देख सकते हो। प्रेम व सेवा की भावना दूसरों के प्रति रखनी चाहिए, शांति रखनी चाहिए। भाई लड़ाई झगड़े को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। ठीक है, अहिंसा रखनी चाहिए, न्याय संगत व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सब आपके क्या है? मानवीय मूल्य हो जाते हैं। तो सिंपल सा टॉपिक है भाई, ज्यादा कठिन बात नहीं है, ज्यादा इतनी बड़ी चीज नहीं है। मैं इसके क्वेश्चंस भी करवाऊंगा जब ये चैप्टर ये पूरा ये खत्म हो जाएगा। बस 3-4 लेक्चर्स और बचे हैं, और 3-4 लेक्चर्स में आपका जीवन कौशल खत्म करा दूंगा। फिर उसके बाद में आपके मैं जीवन कौशल के क्वेश्चंस
आपको करवाऊंगा, ठीक है, बेस्ट की प्रैक्टिस करवा दूंगा, कोई बड़ी चीज नहीं है ये, ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है, कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, ठीक है, और